गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस YouTube चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मनोज कुमार मिश्र एक ट्रेंड ग्रेजुएट सीटेट क्वालिफाइड मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर हूं, जो विगत 30 वर्षों से कक्षा 6 से लेकर 9 तक के छात्र छात्राओं को गणित विषय पढ़ाता आ रहा हूं। अभी तक हमारा चैनल कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता आया था। उन छात्र छात्राओं के लिए वीडियो बनाता था जो गणित विषय में वीक थे या जिनकी गणित की बेसिक नॉलेज बहुत ही निम्न थी। लेकिन अब हमारे चैनल ने कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस श्रृंखला में मैं कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 को पोस्ट करने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी लंबी बन पड़ी है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं और उनको डीपली समझाने में मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। सिर्फ इतना ध्यान रखा कि आप सबको हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अंत तक देखिएगा ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। और यदि आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और यदि चाहें तो उनको समझने के बाद स्वयं करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। कक्षा 9 के छात्र छात्रा ध्यान दें। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 समझाने के पश्चात आज हम प्रश्नावली 1.3 समझाने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। तो यहाँ पर प्रश्न ही दो बातें बता रहा है। पहला कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी आपको ये आना चाहिए कि किसी भिन्न को हम दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं, यानी किसी भिन्न को दशमलव रूप में लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं। और दूसरा कि वो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। अर्थात हम कैसे पहचानेंगे कि यदि हमने किसी भिन्न को दशमलव रूप में बदल के लिखा है तो वो दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण है या अशांत दशमलव निरूपण। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस को समझाने से पहले आपको कुछ नियम बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अच्छी तरह से हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेना। नियम नंबर 1, किसी भिन्न को दशमलव रूप में लिखने के लिए हर का भाग अंश में दिया जाता है। यानी जब कभी भी आपको किसी भिन्न को दशमलव रूप में लिखना हो तो आपके लिए जो रूल है वो क्या है, हर का भाग अंश में दीजिए। और हर का भाग अंश में देने से आपकी भिन्न दशमलव में परिवर्तित हो जाएगी। ये नियम नंबर 1 है। दूसरा नियम, यदि हर 10 की घात n के रूप में हो। 10 की घात n का तात्पर्य क्या होता है? 10 की घात n का मतलब होता है 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4, इस तरह से डैश 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 10 पे घात n। अब 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4 का तात्पर्य क्या होता है? 10 पे घात 1 का मतलब 10 का 1 बार गुणा, यानी 10 एकम 10। 10 पे घात 2 का मतलब 10 का 2 बार गुणा, यानी 10 आमन 100। 10 पे घात 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000। ऐसे ही 10 पे घात 4 का मतलब 10 का 4 बार गुणा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 10,000। तो इस तरह से यदि आपका हर 100, 10, 1000, 10,000, लाख या कोई भी 10 पे घात हो, यानी कि 10 पावर n के रूप में हो, तो हम जो अभी मैंने ऊपर रूल बताया है कि हर का भाग अंश में देना होता है, तो इस रूल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। वरन एक नया रूल है कि जब कभी भी किसी परिमेय संख्या का हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप क्या करिए, उस 10, 100, 1000 के जीरो गिन लीजिए।
जैसे कि 10 के आगे 1 जीरो है, 100 के आगे 2 जीरो है और 1000 के आगे 3 जीरो है। तो जितने ज़ीरो गिनने पर आएँ दशमलव बिंदु उतने ही अंक नियत स्थान से बाईं ओर लगा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 36/10, तो इसमें 36 में 10 का भाग है, यानी कि 10 में कई जीरो हैं, 1 जीरो। तो हमारा जो दशमलव है वो जहाँ पर भी लगा है ऊपर 36 में, वहाँ से एक अंक बाईं ओर चला जाएगा। आप कहोगे सर इसमें तो कहीं पे लगा ही नहीं है 36 में। तो जिस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं लगा होता है उसमें उस संख्या के राइट हैंड में यानी कि इकाई के स्थान के बाद लगा होता है। यानी कि 36 को अगर हम दशमलव रूप में लिखना चाहें तो 36 दशमलव लगा के फिर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कितने भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जो दशमलव बिंदु है वो 6 के पश्चात आएगा। तो 36 में जब हमने 10 का भाग दिया तो पहले हमारा दशमलव बिंदु कहाँ था, 6 के पश्चात था। अब हमने रूल बताया है कि 10 से भाग होने पर नियत स्थान से बाईं ओर चला जाएगा, मतलब 6 के और 3 के बीच में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3.6। दूसरे एग्जाम्पल में 36/100 है, यानी कि दशमलव बिंदु अब हमें कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें 100 से भाग है और 100 में 2 जीरो आए हुए हैं। तो अब जहाँ पर भी हमारा दशमलव लगा हुआ है यानी कि 6 के पश्चात, तो वो नियत स्थान से बाईं ओर 2 अंक चला जाएगा, मूव कर जाएगा। तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, 3 के पहले, यानी सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे फिर लिखेंगे 36। तो आप देख सकते हैं 36/100 बराबर 0.36 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है 0.2 स्थान बाईं ओर गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा है 0.1 स्थान बाईं ओर गया। तो यानी कि 10 से 100 से 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु हमेशा अपने नियत स्थान से बाईं ओर चला जाता है, जहाँ पर भी लगा हो। थर्ड रूल, दशमलव रूप में बदलने पर यदि दशमलव बिंदु के पश्चात कुछ निश्चित अंक आएँ तो वो दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। और यदि दशमलव बिंदु के बाद कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कुछ निश्चित अंक बार बार आ रहे हों, तो वो दशमलव निरूपण अशांत कहलाता है। तो ये कुछ नियम थे जिनको मैं एक्सरसाइज 1.3 समझाने से पहले बताना चाहता था। इनको कंठस्थ कर लीजिए और इसके पश्चात आप क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। तो 36 में 100 से भाग है, इसलिए इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव बिंदु हमारा बाईं ओर 2 अंक मूव कर जाएगा और बराबर में आंसर आएगा 0.36। चूँकि दशमलव बिंदु के पश्चात केवल 2 अंक आए हैं, यानी कि 2 अंक तो निश्चित होते हैं, आप काउंट कर सकते हो, इसलिए 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल या क्वेश्चंस है 1/11, 1/11। तो मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था, किसी भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। तो आप देखिए राइट हैंड पर 11 का भाग 1 में दिया गया और जब 11 का भाग 1 में दिया तो नहीं गया, ना जाने की जीरो लगाई, फिर दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लिया तो कितना हो गया 10। 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, पुनः 1 जीरो लगाया और फिर से 1 जीरो बढ़ा लिया तो कितना हो गया 100। अब 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 11 ने 99 नीचे लिखकर घटा दिए, पुनः 1 प्राप्त हुआ, फिर से 1 जीरो बढ़ाया और 10 में पुनः भाग नहीं गया, फिर ना जाने की जीरो लगाई, पुनः 1 जीरो बढ़ा लिया, 11 ने 99 फिर से आए, फिर घटा दिया, पुनः 1 बचा। इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और हमें दशमलव के रूप में 0.090909 बार बार प्राप्त होगा। तो 1/11 का दशमलव निरूपण 0.090909 प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने रूल्स में बताया था कि यदि कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कुछ निश्चित अंक बार बार आ रहे हों, तो वो दशमलव निरूपण अशांत होता है। तो 1/11 का दशमलव निरूपण अशांत होगा, अर्थात 1/11 अशांत आवर्ती है।
थर्ड क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 मिश्र भिन्न के रूप में है। सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी मिश्र भिन्न दी गई है उसके हर का गुणा पूर्णांक में करना होगा और तत्पश्चात अंश को उसमें जोड़ देना होगा। तो 4 सही 1/8 का हर 8 है और इसका गुणा पूर्णांक 8 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8 चौक 32 और जब उसमें एक अंश को जोड़ देते हैं तो हमें अंश के रूप में 33 प्राप्त हो जाता है और हमारा 4 सही 1/2 विषम भिन्न में बदल कर 33/8 हो जाता है। अब 8 का भाग 33 में देंगे तो 4.125 आएगा, जैसा कि राइट हैंड में आपको दिख रहा होगा। चूँकि दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक हैं 1, 2 और 5, तो ये निश्चित हैं। अतः ये जो हमारी भिन्न है ये कैसी होगी, ये होगी शांत आवर्ती। इसी तरह से 3/13 अशांत आवर्ती होगी, 2/11 अशांत आवर्ती होगी और 329/400 शांत आवर्ती होगी। आप भाग की क्रिया स्वयं करके देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पर एक नोट मैंने लिख रखा है कि यदि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जाए और दशमलव बिंदु के पश्चात कुछ निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति हो, अर्थात कुछ निश्चित अंक क्रम से बार बार आएँ या उन अंकों पर जो क्रम से बार बार आ रही हैं बार का चिन्ह लगा हो, तो वे अशांत आवर्ती होती हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तथा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का भी प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखें 1/7 बराबर 0.142857। इसकी सहायता से हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। तो 2/7 बराबर क्या होगा, 2 में गुणे 1/7 अर्थात 1/7 के मान में 2 का गुणा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, 0.285714 के ऊपर बार। इसी तरह से जब हम 3/7 का मान निकालते हैं तो वो होता है 3 गुणे 1/7, जिसका मान आता है 0.428571 पर बार। इसी तरह 4/5, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त होते हैं क्रम से 0.571428 पे बार, 0.71425 पे बार और 0.85714 पर बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का मान अशांत आवर्ती आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो जहां P तथा Q पूर्णांक हों तथा Q 0 ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.6 बार, सेकंड है 0.47 बार और थर्ड है 0.001 बार। तो आइए एक एक करके इनको हल करते हैं। माना कि x बराबर 0.6, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। चूँकि 0.6 सिंगल एक 6 संख्या पर बार है तो हम दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे। सपोज करो दशमलव बिंदु के बाद किन्हीं 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम 100 से गुणा करते। अगर 3 संख्याओं पर बार होता तो हम 1000 से गुणा करते हैं। चूँकि हमारी इस क्वेश्चन में 0.6 बार में केवल एक संख्या पर बार है, इसलिए दोनों पक्षों को हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x आएगा, बराबर का निशान लगाइए। जब 0.6 में हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.666666 गुणे 10।
चूँकि 0.6 बार को हम 0.6666 लिख सकते हैं, राइट हैंड में आप ब्रैकेट में देख सकते हो। तो जब 10 का किसी में गुणा होता है तो दशमलव बिंदु हमारा राइट हैंड को मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो क्लिप में मैंने बताया था जब 10 से 100 से 1000 से भाग होता है तो दशमलव बिंदु लेफ्ट हैंड या बाईं तरफ मूव होता है, जबकि गुणा होने पर राइट हैंड को मूव होगा। तो 0.666 बार में 10 का गुणा किया तो उत्तर क्या आ गया, 6.666 बार। अब 6.666 चूँकि बार बार आ रहा है तो हम इसे 6.6 बार लिख सकते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट भी 6.6 बार लिख सकते हैं। बीच की 2 स्टेप्स समझाने के लिए आपको लिखी गई हैं। अब समीकरण नंबर 2 प्राप्त क्या हमें हुआ, 10x बराबर 6.6 बार। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दीजिए तो 10x लेफ्ट हैंड से घटेगा, 10x में से x गया तो 9x बचा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ है, 10x माइनस x, और राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है, 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 10x में से x गया तो 9 बचा, और 6.6 बार में से 0.6 बार गया तो 6 बचा। 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, क्योंकि गुणांक हमेशा बटे में आता है। यानी 9x बराबर 6 है तो x का गुणांक 9 है। जब x का मान निकालेंगे तो ये 9 6 के बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 6/9 हो गया। इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए। 6/9 को सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 और 9 के मासा यानी कि 3 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो उत्तर आ गया 2/3। ये कौन सी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म, यहाँ पर P बराबर 2 और Q बराबर 3 है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में Q इक्वल टू नॉट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, नहीं है। 0.47 बार, इसमें 4 को छोड़कर 7 पर बार है। ये एक पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। x बराबर 0.4 फिर 7 बार, तो हमने इसे मान लिया x बराबर 0.47 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दशमलव बिंदु है वो जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ा है उसके नज़दीक लाएंगे। अब आप देखिए, दशमलव बिंदु अगर हमें जिस संख्या पर बार चढ़ा है उसके नज़दीक लाना है तो एक अंक राइट हैंड मूव करना पड़ेगा, और जब दशमलव बिंदु एक अंक राइट हैंड मूव किया जाता है तो उसे 10 से गुणा किया जाता है। तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो लिखा हुआ है दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो लेफ्ट हैंड हमारा क्या आ जाएगा, 10x, और राइट हैंड में जो 0.47 बार है, पॉइंट जो हमारा 4 के पहले रखा हुआ है, राइट हैंड में एक डिजिट मूव करके 4 के बाद आ जाएगा और 7 के पहले आ जाएगा। तो हो गया 10x बराबर 4.7 बार। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन को जो मैंने समझाया था उसकी तरह हो गया। दशमलव बिंदु के ठीक बाद में बार चढ़ा हुआ है, और कितनी संख्याओं पर, एक संख्या पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें पुनः 10 से गुणा करना होगा। तो पुनः दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दीजिए। लेफ्ट हैंड में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x में 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 100x, और जब हम 4.7 बार में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 47.7 बार, क्योंकि दशमलव बिंदु एक अंक राइट हैंड में मूव हो जाएगा और जो बार वाली संख्या है वो सेम टू सेम उतार दी जाती है। तो 100x बराबर 47.7 बार। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए। तो 100x में से 10x गए तो कितने x बचे, 90x, और 47.7 बार में से 4.7 बार गया तो कितना बचा, 43। तो 90x बराबर 43 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यही 90 गुणांक बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 43/90। तो इस तरह से ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया, और ये सरलतम रूप में है, इसलिए P बराबर 43, Q बराबर 90 और Q इज इक्वल टू नॉट 0। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 0.001 बार, यानी कि अब की बार में दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक हैं और तीनों अंकों पर बार चढ़ा हुआ है। तो हम मान लेते हैं x बराबर 0.001 बार। अब आप देख सकते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद 3 अंकों पर बार चढ़ा हुआ है, यानी कि हमें दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो लेफ्ट हैंड हमारा आ जाएगा 1000x और राइट हैंड हमारा आ जाएगा 1.001 बार। आप देखिएगा 10 का गुणा करें या 100 का गुणा करें या 1000 का गुणा करें, दशमलव के बिंदु के बाद जितने अंकों पर बार लगा होता है वो संख्या ज्यों की त्यों आती है। बस होता क्या है, दशमलव बिंदु राइट हैंड पर मूव कर जाता है। 10 से गुणा होने पर 1 अंक, 100 से गुणा होने पर 2 अंक, और चूंकि यहाँ पर 1000 से गुणा हुआ है इसलिए 3 अंक मूव कर गया। तो हमारा क्या आ गया, 1000x बराबर 1.001। तो ये हमारा
सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट घटा दीजिए, तो 1000x में से x गया तो कितना बचा 999x, और 1.001 बार से 0.001 बार घटाया तो आया 1। तो 999x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/999, जो कि कौन सी फॉर्म है P/Q के रूप में है, जहाँ पर P बराबर 1, Q बराबर 999 और Q = नॉट 0। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने 3 अशांत आवर्ती संख्याओं को P/Q की फॉर्म में बदला। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 को P/Q के रूप में लिखिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हल मान लेते हैं x बराबर 0.999 जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दशमलव बिंदु के बाद यदि 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम उस अंक या अंकों पर बार चढ़ा देते हैं। यहाँ पर 9 बार बार आ रहा है तो हम x बराबर 0.9 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है x बराबर 0.9 बार और उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया जाएगा। क्यों? नियम लिखा हुआ है, दशमलव बिंदु के बाद यदि एक आवर्ती अंक आए तो 10 से, 2 आवर्ती अंक आएँ तो 100 से, और n आवर्ती अंक आएँ तो 10 पे घात n से गुणा करना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में कितने अंक हैं? केवल एक आवर्ती अंक है 9, तो हम इसे किससे गुणा करेंगे 10 से, और 10 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 10x बराबर 9.9 बार। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए, तो 10x में से x गया तो कितने x बचे 9, और 9.9 बार से 0.9 बार को घटाया तो उत्तर आया 9। तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, यानी दोनों 9 कट गए तो x बराबर कितना आया 1, अर्थात 0.9999 बराबर आया 1, जो कि एक आश्चर्य का विषय है क्योंकि दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं। 1 और 0.9999 मूलभूत इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, और इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ये आश्चर्य की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उत्तर की जांच के लिए विभाज्य क्रिया कीजिए। हल लिखा है अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया में 16 अंक आने के बाद पुनरावृत्ति शुरू होती है। यहाँ पर हम आपको 17 का भाग 1 में देकर एक एक स्टेप नहीं समझाएंगे। हाँ, हम आपको ये हिंट दे रहे हैं कि जब आप 17 का भाग 1 में दोगे तो आपकी जो विभाजन की प्रक्रिया है वो 16 अंकों के बाद रिपीट होना चालू होगी। आप भाग देकर देखना, यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप में भाग किया कराया दिखाई पड़ रहा होगा। आप इसको चेक करने के लिए नोट डाउन भी कर लेना और स्वयं भाग करके देखना, और आप पाएंगे कि जब हम 17 का भाग 1 में देंगे तो हमें 0.0588235294117647 प्राप्त होगा, और तब जाके एक शेष बचेगा, और तब तक भागफल के रूप में दशमलव बिंदु के बाद 16 अंक आ चुके होंगे। तो ये इन अंकों को काउंट कर लीजिए, यही आपका उत्तर है। तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 16। अब 7/16 बराबर क्या होता है 7/2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 2, यानी 2 का 4 बार गुणा, या हम लिख सकते हैं 7/2 पे घात 4। बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाओ, 7/2 पे घात 4, चूँकि 5 पे घात कुछ भी नहीं है तो हम इसे लिख देंगे 5 पे घात 0। अब आप देख सकते हैं 7/2 पे घात 4 गुणे 5 पे घात 0, यानी ये 2 पे पावर m गुणे 5 पावर n की फॉर्म हो गई। इसी तरह से 3/250 को हम लिख सकते हैं 3/2 में गुणे 5 में गुणे 5 में गुणे 5, यानी 3/2 में गुणे 5 पे घात 3, तो ये भी 2 पावर m गुणे 5 पावर n की फॉर्म में हो गया।
ऐसे ही 7/625 को हम लिखेंगे 7/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 7/5 पे घात 4। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में आपने देखा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड का एक गुणनखंड तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? गुणनखंड नहीं, सॉरी, एक गुण तीनों में कॉमन है, और वो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या दोनों अवश्य होंगे। यानी या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों ही होंगे। आप तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं। पहले में 2 पे घात 4 यानी 2 है, दूसरे में 2 गुणे 5 पे घात 3 यानी 2, 5 दोनों हैं, और तीसरे में 5 पे घात 4 यानी केवल 5 है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि यदि हम कोई ऐसी संख्याएं लें जो P/Q के रूप में हों और जिनका हर और अंश का कोई कॉमन गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना हो, तो उनमें एक गुण सदैव कॉमन होगा, और वो होगा कि उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 या दोनों अवश्य आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो नियम याद रखिए, सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सदैव अनवसानी अनावर्ती होते हैं। अनवसानी अनावर्ती का तात्पर्य ये होता है कि अंक रिपीट तो होते हैं लेकिन वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, यानी निश्चित अंक रिपीट नहीं होते हैं। तो वो 3 संख्याएं कौन सी होंगी? √2, √3, √5, या अगर आप और भी लिखना चाहें तो √7, √11, √13, √17 डैश 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 चाहे जितनी लिख सकते हो। और अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तो 0.04, फिर 0.004, फिर 0.004, फिर 404 और डैश डैश डैश। इसी तरह से 0.05, 0.005, 0.005, 405 और डैश डैश डैश। थर्ड 0.06, 006, 006, 406 डैश डैश डैश। तो इस तरह से आप चाहें जितनी संख्याएं लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इसके लिए क्या करेंगे? 5/7 को हम दशमलव भिन्न में बदल देंगे, जो कि आएगा 0.714285 के ऊपर बार, और 9/11 को भी हम दशमलव में बदल देंगे तो आएगा 0.81 और 81 के ऊपर बार। अब 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? 5/7 का दशमलव निरूपण देखिए, 0.714285। तो 0.71 दिया हुआ, इससे थोड़ी बड़ी संख्या अगर हम लें तो 0.72 हो जाएगी। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहली अपरिमेय संख्या आएगी 0.72, फिर 1 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0, फिर 72, फिर 4 0 डैश 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 लिखते चले जाएंगे। दूसरी होगी 73, फिर 1 0, फिर 73, फिर 2 0, फिर 73, फिर 3 0, फिर 73, फिर 4 0, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर एक बार चूँकि 7-4 लिख गया बाई डिफ़ॉल्ट, तो इसको 7-3 ही समझना। तीसरी है 0.74, फिर 1 0, फिर 74, फिर 2 0, फिर 74, फिर 3 0, फिर 74, फिर 4 0 डैश डैश डैश। तो इस तरह से 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। नवा और अंतिम क्वेश्चन, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं छांटो। देखिए, परिमेय अपरिमेय संख्या की पहचान, इसके लिए आपको मेरा पूर्व में जो मैंने एक संख्या पद्धति पर आधारित वीडियो पोस्ट किया है, उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी अपरिमेय। उसी के आधार पर आप इनको पहचानेंगे। जैसे पहली संख्या दी है √23। चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है और 23 का वर्गमूल करेक्टली ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो जिन संख्याओं के करेक्टली वर्गमूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहली संख्या हमारी हुई अपरिमेय। दूसरी है √225। चूँकि 225 का वर्गमूल 15 होता है, यानी ज्ञात किया जा सकता है 15 एक परिमेय संख्या होती है, तो √225 भी एक परिमेय संख्या होगी। 0.3796
0.3796, इसमें दशमलव बिंदु के बाद निश्चित अंक आए हैं, इसलिए ये संख्या भी परिमेय होगी। 7.478478 डैश डैश डैश। यहाँ पर आप देखिएगा 478 478 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये संख्या भी परिमेय होगी। और पाँचवीं 1.10 फिर 100 फिर 100 फिर 1 डैश डैश डैश, ये संख्या अपरिमेय होगी क्योंकि इसमें कोई भी निश्चित अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हुई। क्या आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आई? यदि हाँ, तो अपने 9th क्लास के साथियों को इसके बारे में अवश्य बताइए। इस तरह से आप अपना ही नहीं, अपने साथियों का भी भला कर सकेंगे। और याद रखिए, जब हम किसी का भला बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो ऊपर वाला हमारे ऊपर प्रेम और दया की वर्षा करता है। वो हमें साधारण इंसान से एक महान इंसान बना देता है। शेयरिंग एंड केयरिंग ये दैवी गुण हैं। मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मेरा लक्ष्य था कि मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा दूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सब मेरा साथ दें, क्योंकि आप सबके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं। जितना आप इसको अपने साथियों को शेयर करेंगे, मेरा लक्ष्य उतनी ही जल्दी पूरा होगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर सकूंगा। और साथ ही मेरा ही नहीं, आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 लेकर। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और आभार।